वेलकम गाइस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पावर सिस्टम पार्ट 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस स्पेशली फॉर जेई एई पर्पस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एचपीएसएससी और एचडब्ल्यूपीएसएससी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पावर सिस्टम पार्ट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडिंग ऑन द अंडरग्राउंड केबल्स। तो गाइस जो बेडिंग होती है, what is the purpose of that bedding on the underground cables? Options are to avoid leakage of current, to protect the sheath against corrosion, to protect the sheath from mechanical injuries due to armoring। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट ट्रिक आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस पार्ट्स in a simple in one line basically. So just see here, the parts of the cable are serving S, okay guys, next armoring A, next bedding B, then after that we have lead sheath, then after that we have paper insulation, then after that we have a conductor. Okay guys, this is the simple trick, just try to remember this like that. I'm gonna tell you that how you have to remember it. Just record it and again listen it, then you will be able to get it. तो दोस्तों एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि सब SAB, सब L से लड़कियाँ, सिंपल ट्रिक याद करने का है आपको। ये सब लड़कियाँ पुलिस कमांडर है। क्या है? सब लड़कियां पुलिस कमांडर है, ऐसे आपने याद रखना है। तो वेरी इजली आपको ये याद हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बाहर से आपने अंदर को आना है, फ्रॉम आउटर स्पेस टू केवल इनर स्पेस यू हैव टू कम लाइक दैट। सर्बिंग, आर्म्योरिंग, बेडिंग, लेड शीथ, पावर इंसुलेशन एंड कंडक्टर। What is the use of all each and every parts? Now I can explain you. What first of all you should know the trick. What is the actual trick that so that you can remember it very easily. सब लड़कियां पावरफुल, सॉरी सब लड़कियां पुलिस कमांडर है। SAB, सब लड़कियां पुलिस कमांडर है। Now okay guys, now come to the point actually. सो जो ये कंडक्टर होता है, ये एज बी नो दैट एल्यूमिनियम कंडक्टर इज जनरली यूज्ड। उसके बाद जो पेपर इंसुलेशन यूज़ होती है आपकी, और जो पेपर इंसुलेशन के ऊपर जो एक तरह से क्या होता है आपका, जो पेपर इंसुलेशन के ऊपर जो वार्निश टाइप का मटेरियल जैसे होता है आपका, वार्निश फैब्रिक टाइप का मटेरियल, ठीक है, इसे हम कहते हैं जो आपका ये है, इसको कंडक्टर ब्लैक जो ऊपर से होती है इसको कंडक्टर स्क्रीन भी कहते हैं। जो ये वाली होती है इसको इंसुलेशन स्क्रीन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास लेड शीथ। अब लेड शीथ का क्या काम है दोस्तों? लेड शीथ नाम ही बता रहा, जनरली लेड की बनी होती है। तो इसका क्या काम है, जो पेपर इंसुलेशन है और ये वाला एरिया है, इसको प्रिवेंट करना है इनग्रेस और मॉइस्चर से। इनग्रेस और मॉइस्चर जितना भी अंदर ना आए, ये लेड शीथ का एक पर्पज़ है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास बेडिंग। देखिए बेडिंग इज जनरली मेड अप ए फाइब्रिक मटेरियल लाइक हेशन टेप और वी कैन से दैट जूट स्ट्रैंड्स। ओके, इन सब चीज़ों से बेडिंग आपकी बना होता है। और इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों? बेडिंग का क्या पर्पज़ है? बेडिंग का ये पर्पज़ है कि ये कोरोजन से हमारे पास लेड शीट को कोरोजन से बचाए, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ केमिकली इस पर अटैक ना करे। अगर कोई, हम सभी जानते हैं कोई चीज़ केमिकली अटैक करती है तो हमें कोरोजन होता है जब कोई चीज़ केमिकल और एयर के कांटेक्ट में आती है। तो बेडिंग का पर्पज़ क्या है? टू प्रिवेंट द लेड शीट फ्रॉम कोरोजन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि बना किसी होता है फाइब्रस मटेरियल, जूट स्ट्रैंड, हेशन टेप, ये सब मटेरियल इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हम आर्म्योरिंग की ओर। देखिए आर्म्योरिंग आपका डायरेक्टली यहाँ से पता चल रहा है कि ये बेडिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। और आर्म्योरिंग इज़ नथिंग बट सिंपली ए लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, ठीक है, जिसमें आपकी जिंक ऑक्साइड की लेयर ऊपर से कोटिंग की जाती है, ताकि इसमें जो आपके क्या हो, आपकी मैकेनिकल इंजरी से बेडिंग और लेड शीट को हम बचा सके, इसलिए आर्म्योरिंग का यूज़ होता है, मैकेनिकल इंजरी। ओके गाइज, उसके बाद सर्विंग है। सर्विंग इज ऑल्सो मेड ऑफ सब fibrous material like a bedding or armouring, तो it prevent, it's outer layer of the cable and it prevent the armouring
okay guys, from the external contaminants of the environment. तो बट मेन पर्पज़ और आर्म्योरिंग, मेन पर्पज़ इन तीनों का यहाँ पे लेड शीट, बेडिंग और आर्म्योरिंग। लेड शीट का मैंने आपको बता दिया, इनग्रेस एंड मॉइस्चर, बेडिंग का करोजन और आर्म्योरिंग का मैकेनिकल इंजरी। ओके गाइज, तो ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि सब लड़कियाँ पुलिस कमांडर है। ये एक सिंपल सा ट्रिक, इसको याद रखने का केबल में। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडिंग ऑन अंडरग्राउंड केबल्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडिंग ऑन द अंडरग्राउंड केबल। तो बेडिंग का क्या पर्पस है, मैंने आपको बताया करोजन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द शीट अगेंस्ट द करोजन, टू प्रोटेक्ट द शीट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्म्योरिंग। देखिए ऑप्शन सी के बारे में देखिए, टू प्रोटेक्ट द शीट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्म्योरिंग। देखिए आर्म्योरिंग से कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो डायरेक्टली यहाँ पे, तो बीच में क्या है हमारे पास, बेडिंग। ओके गाइज, तो जहाँ तक सवाल है इन दोनों का ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो वी विल गो विद ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके गाइज, दिस द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ केबल दैट ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हम सभी जानते ही है इसकी केबल की, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, अप टू 66 kV, उससे ज़्यादा अंडरग्राउंड केबल यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। Now the next is armoring is provided above the bedding. The armoring consists of 1 or 2 layers of pitch wire or tape. Already I have told you armoring किस चीज़ की बनी होती है, armoring बनी होती है galvanized स्टील वायर की। स्टील के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। galvanized स्टील वायर यानी कि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम corrosion, और galvanized स्टील वायर की एक लेयर, ताकि जो मैकेनिकल इंजरी आपकी बेडिंग को ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, आर्मोरिंग लेयर केबल में चढ़ाई जाती है। तो द राइट ऑप्शन इज गाइज योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर इंटरशीट्स इन केबल यूज्ड। इंटरशीट्स क्यों यूज़ की जाती है, अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड मिनिमाइज द स्ट्रेस, थर्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर करंट voltage surges, कुछ to improve the insulation, no, wrong answer. The right answer is why are intersheaths in cable used. Intersheaths in a cable is used to provide proper stress distribution, guys. Option A is the correct answer. Means so that there should be a proper voltage gradient or the equal potential in each and every parts of the cable, so the intersheath is used. Okay guys, जो आपकी सबसे अंदर वाली कोर की बात ये हो रही है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वल हो। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इकट्ठे ना हो। ओके गाइज, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड, ए लेयर सिमिलर टू बेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द आर्मोरिंग टू प्रोटेक्ट द होल केबल फ्रॉम ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, विच लेयर इज़ दैट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सब लड़कियाँ पुलिस कमांडर है। ए लेयर सिमिलर टू बेडिंग, ओके, इज़ प्रोवाइडेड ऑन द आर्मोरिंग। ऑन द आर्मोरिंग मतलब इसके ऊपर ये लेयर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सर्विंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज्ड इज। इन द प्रीवियस लेक्चर, इफ यू हैव नॉट seen the previous lecture, go to the playlist of our channel, and there you can see the electrical engineering MCQ series, power system series, and in part 2 I have already explained you in depth with picture that what is difference between Pelton wheel, Francis turbine, Kaplan turbine. We know that the Pelton wheel is high head turbine and low discharge. For high head and low discharge turbine used is Pelton wheel. Already I am saying that if you want to see or read it in detail and visit our second lecture of power system. The specific speed of a turbine is the speed at which turbine revolves. देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, तो पहले तो हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। स्पेसिफिक स्पीड ये होती है NS इज इक्वल टू NR √PT अपॉन H raised to power 1.25, where NS is the specific speed, NR RPM जो आपका रोटेट कर रही है मशीन, P is the total power, हॉर्स पावर, हेड इन मीटर्स गाइज। तो देखिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। स्पेसिफिक स्पीड
of the turbine, a turbine which is equal to, which is basically to calculate the actual performance of the turbine. ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए specific speed of turbine is something like a similar turbine, a geometrically similar turbine which is made, which would develop unit horsepower whenever the head is 1 meter and discharge is 1 meter cube per second. Okay guys, तो unit which will develop the unit horsepower at all head, unit horsepower at unit head. Which option is accurate? The option C is the right answer, which will devolve ns which is equal to nr under root p h raised to power 1.25 unit horsepower at unit head. यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, तो दैट इज इक्वल टू योर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन. ओके गाइज, ज्योमेट्रिकली सिमिलर एक तरह से कंपेयर किया जाता है टर्बाइन की स्पीड को ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन विद हैविंग 1 यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड. ओके गाइज, next is the specific speed of Kaplan, Francis and Pelton turbines are. First of all, we know that the simple speed, if we talk about the simple running speed of all these turbine, the Pelton wheel is high head or low discharge. Okay guys, low discharge turbine. We know that ns is equal to nr under root p h raised to power 1.5. okay guys, now just see here, if head is in, there is a head is more, the specific speed is less. ठीक है, तो मतलब हेड सबसे ज़्यादा किसका होता है? पेल्टन का होता है. तो पेल्टन का हेड क्या होगा? पेल्टन का आपका हेड क्या होगा? सॉरी, पेल्टन का हेड हाई है तो स्पीड क्या होगी? सबसे कम होगी. तो पेल्टन की स्पीड कम होगी, उससे कम फ्रांसिस की, उससे कम कैप्लन की. मतलब द स्पेसिफिक स्पीड आगे हो गया हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है. बी इज द राइट आंसर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके गाइज, जिसका हेड हाई होगा स्पेसिफिक स्पीड उसकी क्या होगी? कम होगी. एज फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजली. ओके गाइज, और जो आपकी कैप्लन होती है लो डिस्चार्ज टर्बाइन होती है ना. नेक्स्ट, एन इम्पल्स टर्बाइन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड इंडक्शन टर्बाइन. इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है? द प्रेशर, द एंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. Means the entire pressure of the water is responsible to run the turbine. This is impulse turbine. And the Pelton wheel, and the reaction turbine. Which one is reaction turbine? In which both velocity and pressures combined to rotate the turbine. Okay guys, both velocity and pressure combine to rotate the turbine. But in case of impulse turbine, only the kinetic energy is responsible. Entire pressure is converted into the kinetic energy. So which option should be right? The option B is the right answer. Operates by initial complete conversion to kinetic energy. This is your kinetic energy. This is your impulse turbine guys. Okay guys, next question is टर्बाइन्स इंस्टॉल्ड एट भाखड़ा नंगल. दोस्तों, जो आपके टर्बाइन इंस्टॉल्ड भाखड़ा नंगल में कौन सी, पहले समझते हैं भाखड़ा नंगल कहाँ है. भाखड़ा एक गांव है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में. नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, एक टाइम ये सबसे बड़ा डैम 226 मीटर हाइट के साथ इंडिया का सबसे ऊंचा डैम इसको माना जाता था. लेकिन खैर अभी कुछ ही सालों पहले तो नहीं, पर काफ़ी साल पहले जो आपका 260 मीटर हाइट के साथ उत्तराखंड में टिहरी डैम बना, तो ये फिर उसने इसकी हाइट को पछाड़ दिया. तो भाखड़ा नंगल डैम, इसकी कैपेसिटी कितनी है हम सभी जानते ही है, 1325 मेगावाट. सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है और ये 1963 में बना हुआ है. 1948 से इसका काम शुरू हुआ था. मिलियंस के हिसाब से इसमें पैसा लगा हुआ है. उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम जब यहाँ पे इनोग्रेशन किया था, तो उन्होंने क्या कहा था? डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो दोस्तों, जो भाखड़ा नंगल में जितनी भी फ्रांसिस टर्बाइन्स यूज़ हुई है वो फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ हुई है.
फ्रांसिस टरबाइन। और फ्रांसिस टरबाइन कैसी होती है, पिछले लेक्चर मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, जिसमें क्या होता है आपके पास रेडियली वाटर इन एंड एक्सियली आउट, रेडियली वाटर इन एंड एक्सियली आउट, these are reaction turbine. Okay guys, they are used generally for medium head. Next is in water turbines the runway speed of Pelton wheel is. देखिए रनवे स्पीड क्या होती है, रनवे स्पीड होती है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्बाइन। ओके गाइज, मतलब आपका जब लोड एकदम व्हेनेवर द लोड इज थ्रोन ऑफ, या लोड को हटा दो एकदम, ठीक है, लोड को एकदम चढ़ा दो, मतलब टर्बाइन को एक तरह से इस तरह से कंपेयर किया जाता है रनवे स्पीड को आपकी, कि मतलब सपोज हमारे पास मशीनें चली हुई है, उसका लोड एकदम सडनली फॉल हो गया या कुछ फॉल्ट आ गया है ना, आपका गवर्नर फेल हो गया, तो फिर भी हमारे पास जो है आपकी टर्बाइन प्रॉपर स्पीड से चलनी चाहिए, उसको बोलते हैं रनवे स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द टर्बाइन व्हेनेवर सडनली द लोड इज थ्रोन आउट, ठीक है। एंड एट दैट टाइम ऑल द गाइड वेन्स और पिकेट गेट्स आर ओपन्ड, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2 times of its speed, rated speed. So right answer is 1.8. Right answer is 1.8 times of its rated speed, the maximum speed of the turbine whenever the load is thrown up, and it is operated in all the condition to check the performance, actual performance of the machine basically. Next question. The thickness of insulation provided on the conductor in the cable depends on which of the following factor. Thickness of insulation, दोस्तों थिकनेस किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर इन द केबल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन है हमारे पास करंट टू बी कैरीड, ऑपरेटिंग वोल्टेज और पावर फैक्टर। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, we know that the formula is insulation resistance formula. What is the insulation resistance? That is R is equal to rho, sorry it is L, sorry, rho upon 2 pi L log R2 upon R1, ये हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। खैर इस रिलेशनशिप से का कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन पूछा था थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर इन द केबल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मेजरली वो आपकी करंट टू बी कैरिड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है, पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है, ए एंड बी, द राइट आंसर इज योर डी, ए एंड बी। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट भी लग रहा है, इसका आंसर बी भी हो सकता है। इफ़ यू हैव सम क्वेरीज एंड जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, द राइट आंसर इज योर डी। नेक्स्ट इज द इंसुलेशन डिस्टेंस ऑफ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर, L1 is given 10 kilometer is 1 mega ohm, R1 is given 1 mega ohm. Okay guys, I am not writing the unit. L2 is given 100 kilometer. Okay guys, of the same cable, what will be the insulation resistance? We know that insulation resistance is resistivity upon 2 pi L natural log R2 upon R। देखिए R2 upon R क्या है, R1 हम जानते हैं जो अंदर वाली कोर का रेजिस्टेंस R है और जो बाहर वाली लेड शीट तक का रेजिस्टेंस R2 है। तो यहाँ से तो इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट R2 upon R1 which is equal to L1 upon L2 because they are inversely proportional each other, so we have to write it like that. So R2 we have to calculate which is equal to L1 upon L2 मल्टीप्लाई बाई R1। ओके गाइज, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू भरें, L1 आपका 10 है और L2 आपका 100 है और हमारे पास रेजिस्टेंस 1 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 10 0.1 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इसमें पूछा कि इसमें था एक्चुअली हमारे पास, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। फॉर द लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ द सेम केबल व्हाट विल बी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो गाइज ये हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका निकाला, तो हमारे पास आंसर कितना है 0.1 मेगा ओम। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइज,
हमारे पास मेगा यूम में वैल्यू दी थी 1 मेगा यूम। ओके 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 ओके, तो आंसर भी तो हमने मेगा यूम में निकाला, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पेपर एज द इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए ड्रॉबैक क्या है पेपर का, एज वी ऑल नो दैट पेपर इज हाइग्रोस्कोपिक। ओके गाइज, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, so this is the major drawback of the paper that we used in the insulation basically. Okay guys, next question is what is the limit of the conductor cross section when paper insulation is used? What is the limit of conductor cross section आपका कितना होना चाहिए, कंडक्टर का एरिया आपका कितना होना चाहिए अगर आपने इसमें पेपर इंसुलेशन लगाना है तो उसके लिए जो आपका जो राइट आंसर है सी, अप्रोक्सीमेटली 600 mm² guys. Okay guys, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रेगनेटेड पेपर। जो इम्प्रेगनेटेड पेपर रहता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रहता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है आपका 30 kV किलो वोल्ट पर mm। ओके गाइस, पर mm में 30 kV तक का उसका स्ट्रेंथ रहता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एम्पायर टेप। एम्पायर टेप क्या है, देखिए दोस्तों एम्पायर टेप क्या होता है पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं। सॉरी, एम्पायर टेप आपका देखिए वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप होता है, इस तरह का टेप होता है और पीछे से वेरी वेरी एक्सलेंट प्रॉपर्टी, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी विथ स्टैंड अप टू 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसमें जो फाइब्रस मटेरियल और जो ये वार्निश्ड कैम्ब्रिक की लेयर फाइब्रस मटेरियल के ऊपर चढ़ाई जाती है ऑयल के ऊपर, तो ये इस तरह की टेप आपने कहीं ना कहीं देखी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इक्विपमेंट्स या सबस्टेशन अगर आपने विजिट किया होगा, तो इस तरह की टेप को एम्पायर क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एम्पायर टेप। तो ये आपकी वार्निश्ड कैम्ब्रिक मटेरियल की बनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे पास पावर सिस्टम का पार्ट 3, और जल्द हम हाजिर होंगे आपके साथ पार्ट 4 के लिए। और ये प्रेपरेशन है हो रही है हमारी पास JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।